हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। क्लास 10th में आपका चैप्टर स्टार्ट होना है रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं इन पर हम डिस्कस करेंगे। और चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, और एक बात और है, इस चैप्टर से आपके लिए 5 मार्क्स मिनिमम आना ही आना है और बहुत इजी है। लेकिन इसे देख के बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ये चैप्टर आपका पता है क्लास 3rd से पढ़ते आ रहे हो, कुछ नया नहीं है। ठीक है, अब ये समझते हैं, टॉपिक पे आते हैं। रियल नंबर्स क्या होता है? जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई जेड, जितने भी नंबर हैं। अब आप कहोगे ये सर ये तो नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये हमने हमारे सरनामे में पढ़ाया था, ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो बेटा नेचुरल नंबर 0 लगा दिया। आगे जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर, तो 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर। ठीक है, इनके अपॉन में अगर जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में या a अपॉन b की फॉर्म में लिखते हैं वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब अगर इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 लिख दिया, क्या बन गया ये रेशनल नंबर। इसी में हमारे इंटीजर्स भी रियल नंबर्स में ही आएंगे। ठीक है, इंटीजर्स हुएंगे। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं, नई बात आ गई। ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है? होल नंबर इंक्लूडिंग निगेटिव नंबर, इट्स कॉल्ड इंटीजर। अगर हम होल नंबर के साथ में निगेटिव नंबर को भी इंक्लूड कर दें, यानी कि 0 से पीछे क्या आएगा, -1 -2। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा इंटीजर। यहाँ पे हमने 1 मिनट के अंदर 3 बातें समझी। सबसे पहली चीज नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, रियल नंबर समझने के लिए हमें पीछे का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि दुनिया में जितने भी नंबर सारे रियल नंबर हैं। फिलहाल हमारे रेशनल नंबर इरेशनल नंबर। अब ये रेशनल से पहले हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल से पहले, नेचुरल के बाद होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद बात आती है इंटीजर। होल नंबर इंक्लूडिंग निगेटिव नंबर, इट्स कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, यहां पे हमारे इंटीजर तक की बात हो गई। अब इसके बाद हमारे इस रियल नंबर चैप्टर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम समझेंगे। ये सब पता है अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर में डायरेक्ट नहीं आ रहे, क्योंकि आपको कुछ मोस्टली बच्चों को क्या कहना जाता है कि सर बस एक्सरसाइज करा दो, हम उसे याद कर लेंगे, उसे नोट कर लेंगे, काम खत्म। लेकिन चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, पिक्चर की अगर आपने नंबरिंग देखी है, उसके बारे में पता है कौन हीरो है कौन क्या है एक्सरसाइज, तब तो आप पूरी पिक्चर समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं आएगी समझ। आप बीच में देखो डायरेक्टली। ठीक है, किसी की भी बात हो, मेरी है या आपकी है या किसी की भी है, अगर फर्स्टली आपने उसका इंट्रोडक्शन लिया है, इंट्रोडक्शन पर बात की है, तब आपको पूरे बारे उसकी पूरी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसलिए कहीं भी हम लोग कहीं जाते हैं तब सबसे पहले क्या होता है, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस। ऐसे ही आपका क्या हो रहा है, सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन। उसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग एवरी कंपोजिट नंबर, यहां एक मेन बात आ गई है, इसको आपको समझना भी है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब प्राइम नंबर। अब यहाँ पे हमारे पास समझने की 2 बातें आ गई हैं, एक कंपोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर, जो हमने प्रीवियस क्लास में 6, 7, 8 में बहुत अच्छे से समझा है, 5th में भी। ठीक है, बट थोड़ा सा रिवाइज बहुत जरूरी है। ठीक है, रिवाइज करेंगे तभी हम कर पाएंगे। इसमें कह रहा है ये फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग जिस दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उन सबको हम लिख सकते हैं 2 और मोर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में। अब इसको, इसी चीज को हम लोग कहते हैं इन शॉर्ट फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, यहां भी पढ़ना है। ठीक है, इस यहां पे पहले फिर समझ लेते हैं कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो केवल अपने ही टेबल में आते हैं, दुनिया में किसी और टेबल से उन्हें मतलब ही नहीं है, जो अपनी धुन में रहते हैं, किसी और से मतलब नहीं है, वो नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर। जैसे पहले हम फिर से वही नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 तक लिख लिया हमने। 1 से कोई मतलब नहीं है, 1 से
मतलब नेचुरल इसलिए लिखा, अगर हम 2 से लिखते हैं फिर आप कहते हैं सर नेचुरल तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमने नेचुरल नंबर लिखे थे लेकिन 1 को हटा देंगे। 1 ना प्राइम में आएगा ना कॉम्पोजाइट में आएगा। 2 से बात करेंगे, 2 अपने टेबल में आता है और 2 और 1 के टेबल में आता है, बाकी दुनिया किसी टेबल में नहीं आता। 3 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में, किसी और टेबल में नहीं आता। 4 ये रिश्तेदारी थोड़ी सी निभाता है, 1 के टेबल में भी आएगा, अपने टेबल में भी आएगा, साथ में किसके टेबल में आएगा 2 के। आता है ना? अगर नहीं आता तो मेरे को कमेंट में बता देना। 5 तो ये अलग है, मतलब इनसे डिफरेंट है, तो 4 हमारा प्राइम नहीं है क्योंकि किसी और से ही मतलब रख रहा है। 5 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, किसी और टेबल में नहीं आता। ठीक है। 6 अपने में भी आएगा, 1 में भी आएगा, बाकी रिश्तेदारी इसने और बढ़ा दी, 2 में भी आता है और 3 में भी आता है, तो ये भी प्राइम नहीं है। तो प्राइम नंबर इसमें हमारे पास कौन कौन से होगा? 2, 3, 5। इसी तरह से आप आगे भी ऐसे चेक कर सकते हो कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। बाकी प्राइम नंबर बड़े से बड़े प्राइम नंबर फाइंड आउट करने का आपको और तरीका बताएंगे, बट उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम का उल्टा ही है कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट कौन सा होगा? जो अपने टेबल में तो आएगा ही आएगा, जो दूसरे से रिश्तेदारी निभाता है वो कौन सा है? कॉम्पोजिट। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी हमारे पास आया 4, जो प्राइम नहीं है तो कॉम्पोजिट है, और कॉम्पोजिट नहीं है तो प्राइम है। ठीक है। ये अब केवल अपने से मतलब रख रहा है, सेल्फिश है तो ओनली 2 है। 3 है केवल अपने से मतलब रख रहा है तो प्राइम है। 5 केवल अपने से मतलब रख रहा है, प्राइम है, लेकिन अपने साथ में दूसरे के बारे में सोच रहा है, दूसरे से ही मतलब रख रहा है, इधर उधर ताका जाकी कर रहा है, वो है हमारा कॉम्पोजिट, यानी कि 4 2 से मतलब है, इसे 2 के साथ में 3 से ही मतलब है, तो ये आ जाएगा कॉम्पोजिट। 7 केवल अपने से मतलब है तो क्या है? प्राइम। 8 अपने साथ साथ उधर 2 से भी मतलब है, 4 से भी मतलब है, तो क्या हो जाएगा? कॉम्पोजिट। इसी तरह से आगे हमारे और चलेंगे। तो मतलब इसको कोई से दो प्राइम नंबर, मतलब कॉम्पोजिट नंबर को, किसी एक कॉम्पोजिट नंबर को 2 और मोर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, वो कहलाता है हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक है। ये अब हम समझेंगे फैक्टराइजेशन क्या होता है। जैसे एक नंबर ले लिया मैंने, 35 ले लिया, 35 मेरा कॉम्पोजिट नंबर है। कैसे पता? क्योंकि 1 के टेबल में भी आ रहा है, खुद के टेबल में भी आ रहा है, साथ में 5 के टेबल में भी आ रहा है और 7 के टेबल में भी आ रहा है। तो इसके हम फैक्टर करें, अगर फैक्टर मतलब किस किससे कट रहा है, सबसे पहले हम 5 से कट कर देते हैं। 5 के टेबल में 35 कौन से नंबर पर आता है, इसलिए आपसे वो टेबल याद करनी चाहिए आपको मिनिमम 20 तक 7 नंबर पे। ठीक है। 7 के टेबल में 7 आता है 1 नंबर पे। 5 कैसा नंबर है? प्राइम। 7 कैसा नंबर है? प्राइम। और 35 कैसे नंबर है? कॉम्पोजिट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमसे क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू मतलब किसी एक कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टर इजिकल टू यहाँ पे इसका 35 इजिकल टू क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1 को छोड़ दो, लेकिन ये दोनों हमारे प्राइम नंबर हैं। एक कॉम्पोजिट नंबर को हमने 2 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा है। ठीक है। अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट आगे भी और टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है। हाँ बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल। जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं, जिसमें सारे मतलब जितने भी रेशनल नंबर होते हैं और जितने इरेशनल होते हैं उन दोनों का यूनियन, यानी वो सब मिला के हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है। नेचुरल बताया था और होल नंबर बताया, इंटीजर्स बताया। अब रेशनल नंबर एक बार फिर समझ, ये चीज एग्जैक्टली समझ लेते हैं तो रेशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में या a अपॉन बी की फॉर्म में एक्स वाई जेड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो कहलाते हैं हमारे रेशनल नंबर। ठीक है। और मींस जैसे 5 अपॉन 4। ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था 1 2 3, इनके अपॉन में कुछ नहीं है 1 लिख दिया, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 लिख दिया, जिसके अपॉन में कुछ नहीं है हमने 1 लिख सकते हैं। ठीक है। वो सारे नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो कहलाता है हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है। बट ये शर्त है क्यू के अपॉन में कुछ भी हो बट जीरो नहीं होना चाहिए।
क्यों? समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है? इंफिनिटी। ठीक है, मतलब आगे तक कितना भी डिवाइड। न्यूमरेटर है, उसके अपर में डेनोमिनेटर है, इसका मतलब क्या है? डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर को हम डिवाइड कर रहे हैं। 4 से हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं। इसको हम दूसरी भाषा में अगर हम आसान तरीके से अगर समझेंगे, डेनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर डिवाइड हो सकता है, पॉइंट में ही आ रहा है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिवाइड अगर हो सकता है तब वो रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर डिवाइड नहीं हो सकता, डिवाइड किसी भी कीमत पर हो ही नहीं पा रहा, तो वो है इर्रेशनल नंबर। जीरो है, जीरो से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने का मतलब क्या है? कई बार कई पार्ट्स में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे 4 रुपीज, यहाँ पे मेरे पास कितने हैं? 4 रुपीज है, 5 स्टूडेंट को देने हैं, तो पॉइंट में दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो तो मैंने दे दी, चलो 4 1 जा 4, 5 में 4 गया, 4 गया 1, पॉइंट लगा जीरो डाल दिया, 4 2 जा 8, 10 में से गया 2, 4 5 जा 20। ठीक है, तो यहां पर मैंने 1 रुपीज 25 पैसे पर स्टूडेंट को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर बट अगर 0 रुपीज बांटने हैं मुझे, तो कितने भी स्टूडेंट को बांट सकता हूं मैं? 1 को ही क्यों, 1 से ज्यादा कोई बांट सकते हैं। ठीक है, 0 रुपीज लो, ये 0 रुपीज लो, मिल जाएगा तो कुछ नहीं ना, पता अनलिमिटेड है, इसलिए इसको इन्फिनिटी करेंगे। अब लेकिन इर्रेशनल नंबर जैसे मैंने कहा, जिसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इर्रेशनल है। जब मैंने यहां लिखा 1/7। ठीक है, तो यहां पर 1 अपॉन, इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख तो दिया, बट इसमें दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि हाँ 7 से डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। जो डिवाइड कर दें वो मुझे बता देना। ठीक है, पढ़ाना बंद कर देंगे। 7 से 1 को डिवाइड करा, पॉइंट लगा जीरो बता दिया, 7 बन जा 7, 10 में 7 गया 3। ठीक है, फिर जीरो बढ़ा सकते हैं, पॉइंट का पॉइंट लगा रखा है, जीरो बढ़ा सकते हैं, 7 4 जा 28, 2 आ गया, फिर जीरो बढ़ा दिया, 7 2 जा 14। आगे तक अगर मैं ऊपर से भी लिखूंगा, नीचे तक बोर्ड फिल हो जाएगा, बट आंसर नहीं आ पाएगा, रिमाइंडर जीरो नहीं आ पाएगा। मींस यह है हमारा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसी को जो अच्छी बुक है, मतलब अच्छी बुक क्या है, मतलब प्राइवेट पब्लिकेशन है, जैसे वो R.S. अग्रवाल है, R.D. शर्मा है, M.L. अग्रवाल है, इन बुक में इसी के साथ में एक पॉइंट और दिया है रेशनल इर्रेशनल के साथ में, जो आप पढ़ोगे टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इसलिए तरह से रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग भी कहते हैं और इर्रेशनल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर अगर हमारी बात आती है, टर्मिनेटिंग कौन सा होता है? जिसमें पॉइंट आसानी से, रिमाइंडर आसानी से जीरो आ जाए। जिसमें आसानी से रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, वो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसी के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमारा सी लास्ट पॉइंट और बचा है, इसके बाद हम इस पर आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज पे स्टार्ट करनी है। अब रिलेशन, अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए HCF क्या होता है, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है। फुल फॉर्म से बदलना, H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। किसी भी नंबर, कोई से 2 और मोर नंबर में सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होता है वो होता है HCF। जैसे यहां पे हमने ले लिया, हमने 10, यहां ले लिया 20। ठीक है, 10 के फैक्टर करेंगे, पहले फैक्टर अभी हमने सीखा था। सबसे पहले हम किससे करेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर से, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, 2 से। 2 5 से 10, 5 1 जा 5। अब 20 ले लेंगे, 2 1 जा 10, 0 का 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब फैक्टर ऑफ 10, 10 इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ, आप लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। फैक्टर ऑफ 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। अब इसमें HCF हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों में जो कॉमन है, कॉमन फैक्टर लिखेंगे। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में से एक ही लिख लेंगे। 5 इसमें भी, इसमें भी है, इन दोनों में से एक लिख लेंगे। 1 लिखने का वैसे कोई फायदा नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं चलो। ठीक है, 2 5 10, 10 के टेबल से 10 मतलब 10 भी कट हो रहा है
और 20 भी कट हो रहा है, मतलब 10 का फैक्टर भी 10 है और 20 का फैक्टर भी 10 है। सबसे बड़ा फैक्टर है, देखो 10 का फैक्टर 2 है और 5 भी है और खुद 10 भी है। 20 का फैक्टर 2 भी है, 5 भी है, 4 भी है और 10 भी है। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 10। ठीक है, हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर वो कहलाएगा आपका HCF। इसी तरह से नेक्स्ट आता है हमारा LCM। LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम LCM का भी क्वेश्चन में करके समझ लेंगे एक्सरसाइज में। आगे बढ़ते हैं। अब इनके बीच का रिलेशन क्या होता है? इनमें आपस में रिलेशन होता है एक, वो आपके एक्सरसाइज में आना है और एक क्वेश्चन इसका बोर्ड में कंफर्म आना है। ठीक है, नहीं आए तो मेरे को बता देना। कोई से दो नंबर की बात करते हैं, 10 और 20 को उठा लेते हैं। इन 2 नंबर्स की वजह से इन दोनों नंबर्स में और HCF और LCM में क्या रिलेशन होगा? इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, इक्वल होता है किसके? HCF के और LCM के मल्टीप्लीकेशन के। ठीक है, ये हमें याद रखना है और समझना है जिससे एक्सरसाइज में हमें इजी हो जाए। ठीक है, बस इतना सा ये पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद एक पॉइंट और समझना है, फिर हम एक्सरसाइज पे बात करते हैं। कई बार एक क्वेश्चन आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज और भी है, अभी इसमें एक पॉइंट और था, इक्लिप्स लेमा। ठीक है, वो क्या होता है? ये कुछ नहीं है। इक्लिप्स लेमा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इस फर्स्ट एक्सरसाइज का, लेकिन है भी कुछ नहीं। कुछ नहीं है मतलब ये आपने पता है 3rd क्लास में सीख लिया था, अब आपको 10th में फिर सीखना है, नाम चेंज कर दिया है। जैसे कई बार क्या होता है, कोई प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा था, कोई कंपनी एकदम घाटे में जा रही है, तो पता क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट तो वही रखेंगे लेकिन नाम चेंज कर देंगे। वैसे ही बच्चों ने उस पर फोकस करना बंद कर दिया तो उसका नाम चेंज करके रख दिया, और ताकि बहुत बड़ी नई चीज दिखाई दे। ऐसे इक्लिप्स लेमा आपने 3rd क्लास में एक मैथड पढ़ा था, रिमाइंडर थ्योरम। इसका नाम ये था 6th क्लास में, रिमाइंडर थ्योरम नाम दिया गया। उससे पहले 3rd क्लास में था कि डिवाइड एंड चेक द आंसर। उसमें हम क्या करते थे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये जब 3rd क्लास में आपके क्वेश्चन आता है, शायद ये 2nd में भी है, अगर ध्यान से आप देखोगे तो 2nd के बुक उठा के देखोगे कि डिवाइड करो और फिर आंसर को चेक करो बिना आंसर शीट के। तो हम इस मेथड से करते थे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लिकेशन क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी का 6th क्लास में आके कर दिया इन्होंने रिमाइंडर थ्योरम। उसके बाद अभी 10th में आके क्या कर दिया इन्होंने, इक्लिप्स लेमा। नाम चेंज है, करना वही है। इसी मेथड से हम लोग क्या निकालते हैं, HCF। ठीक है, इस फॉर्मूले से। अब बाकी देखो, अब आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम और भी है, बहुत सारे बच्चों को आज भी 10th में आने के बाद भी ये नहीं पता होता डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। ये और समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे को 50 को डिवाइड करना है 2 से, तो जिसे डिवाइड करना है वो है हमारा डिविडेंड। ठीक है, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो है डिवाइजर। ठीक है, और यहां 51 नहीं ले रहा मैं, क्योंकि फिर मैं रिमाइंडर नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए 51 ले लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1 कॉपी कर लिया, 2 5 जा 10, माइनस करके 1 बचा। तो जिससे जो हमारा यहां आंसर आया है ये है हमारा क्वोशिएंट। ठीक है, नीचे जो आंसर बच रहा है वो है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, जब आप इस डिवाइजर के इस क्वोशिएंट के मल्टीप्लाई करोगे और इसे प्लस कर दोगे तो आपको ये एग्जैक्ट ये आंसर मिलेगा। अगर ये मिल रहा है तो आपका आंसर ठीक है,
और अदरवाइज गलत है। कोई भी कुछ भी कहे नहीं मान सकते, आपका आंसर ठीक है अगर ये नहीं आ रहा तो। या तो मल्टीप्लिकेशन में पहले दोनों इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो आंसर आएगा उसमें से ऐड करना है। या तो आपकी मल्टीप्लाई में गलती है, या एडिशन में गलती है, या फिर डिवाइड में गलती है। अगर आपका ये नहीं आ रहा सॉल्व होके, देखो डिविडेंड 51 इज इक्वल टू डिवाइजर 25 मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। 25 टू जो होता है 50 प्लस 1, 50 और 1 51। अगर दोनों इक्वल आंसर सही मैच सेम आ रहे हैं तो रिमाइंडर थ्योरम ने कह दिया हमारा आंसर ठीक है, वही इक्वल सेम है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आया आपका रियल में 10th का पॉइंट, बट ये अभी आपका प्रीवियस रिवीजन चल रहा था, जो आपके एक्सरसाइज 1.1 के लिए बहुत जरूरी था, जो आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, रिवाइज करना बहुत जरूरी था, जिसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज 1.1 कर पाओगे। बट 10th का क्वेश्चन अब आपका ये है, क्वेश्चन आता भी है मोस्टली, प्रूव दैट। ये शायद एक्सरसाइज में नहीं होगा, इसके अदर होंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, √2 is a irrational number। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है ये √2 हमारा इरेशनल है। ठीक है, मतलब ये इरेशनल है, बट ये बात हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग कई बार क्या करते हैं, ये हमारा अलजेब्रा का एक पार्ट है, और यहाँ पे अरिथमेटिक में है। तो अलजेब्रा में हमारे मोस्टली कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि जो रियल में होता है वो बात भी हमें प्रूफ करनी होती है। जैसे जब आप बीएससी के एमएससी की मैथ्स देखोगे, उसमें स्टार्ट एक बुक अलग है, एक पेपर अलग ही आता है अलजेब्रा का, कि 2 + 2 = कितने होते हैं 4। ये बात प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, ऐसे ही √2 इरेशनल है, बट इससे हमें प्रूफ करना है। तो हमें जो चीज प्रूफ करनी है तो हम उसका उल्टा लेके चलते हैं, अपोजिट लेके चलते हैं। ठीक है, लेट कर लिया, लेट अस एज्यूम दैट, एज्यूम मतलब हमने मान लिया ऐसा, सोच लिया ऐसा, एज्यूम दैट √2 इज रेशनल। ठीक है, हमने ये मान लिया √2 एक रेशनल नंबर है। अब प्रूफ क्या करना है, रेशनल नंबर नहीं है, उल्टा लेके चलेंगे। ठीक है, तो टेक लेट A and B or A and B are two integer। ठीक है, ए और बी तो इंटीजर है, तो ये रेशनल भी होंगे। इसको हम A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। √2 हमने मान लिया ये रेशनल है, जब रेशनल मान लिया है तो यानी कि A/B की फॉर्म में इक्वल लिख सकते हैं। ए इंटीजर है, ये तो रेशनल है ही। ठीक है, और √2 भी हमारा रेशनल हमने लेट कर लिया है, वेयर लेकिन A and B आर ए और बी हमारे कैसे हैं, कोप्राइम। अब नई बात हमारे लिए परेशान करने वाली आ गई, ये कोप्राइम क्या होता है ना। हमने प्राइम समझाया, नेचुरल समझाया, इंटीजर समझाया, होल भी समझाया, बट हाँ कॉम्पोजिट भी समझाया, बट कोप्राइम नहीं बताया। यहाँ परेशानी है, यहाँ पे लिख दिया कि ए और बी हमारे रेशनल है, इंटीजर है। तो इंटीजर है तो हमने इसको रेशनल भी लिख सकते हैं, A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसको, √2 को। √2 रेशनल नंबर है, ए और बी 2 इंटीजर्स है। √2 को हम A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों, √2 क्या है हमारा, रेशनल है। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उसको P/Q A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास ए और बी कैसे हैं, जो हमने लाइट कर रखे हैं, कोप्राइम। कोप्राइम कौन से होते हैं, जिन दोनों नंबर्स का, अगर 2 नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, मतलब ए का कॉमन, जैसे हमें एक एग्जांपल देते हैं 2 और 3, ये दोनों कोप्राइम है। कैसे कोप्राइम है,
2 और 3 में, 2 के फैक्टर में 3 के फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं है। 4 और 4 और दूसरा क्या ले सकते हैं हम? 10 नहीं 15। 4 भी कॉम्पोजिट नंबर है, 15 भी कॉम्पोजिट नंबर है, बट इसके फैक्टर अगर हम करेंगे 4 के और 15 के अलग फैक्टर करेंगे, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इसके फैक्टर में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, बस वन कॉमन फैक्टर हो सकता है। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं कोप्राइम नंबर। कोप्राइम, ठीक है। अब ए और बी हमारे कैसे कोप्राइम है। अब आगे इसी में बात करते हैं। तो हम इसको क्या कर लेंगे, बी इधर डिवाइड कर को जगह मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू आगे b√2, ठीक है। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। आगे जब स्क्वायर कर लिया है हमने, क्या होगा, स्क्वायर इन बोथ साइड करा है, a का स्क्वायर इज इक्वल टू b√2 का होल स्क्वायर, मतलब b का स्क्वायर और रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे बचेगा 2b², ठीक है। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b² है। यहां से हमें यह पता चल रहा है a हमारा 2 से डिवाइजेबल, a स्क्वायर हमारा 2 से डिवाइजेबल हो सकता है। इधर 2 मल्टीप्लाई कर किसका हो जाएगा, डिवाइड का, यानी कि a स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, b², ठीक है। इससे हमें ये बात पता चल गई a स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाय 2, मतलब a स्क्वायर हमारा 2 से डिवाइजेबल है। जब a का स्क्वायर 2 से डिवाइजेबल तो a भी डिवाइजेबल होगा, therefore a is also divisible by 2, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। जब a इधर 2 मल्टीप्लाई कर डिवाइड हो गया, a हमारा a स्क्वायर 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा b², डिवाइड करने का इक्वल टू में आंसर हमें पता है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि a स्क्वायर 2 से डिवाइजेबल है, तो a भी 2 से डिवाइजेबल होगा। यहां पे ये बात कंप्लीट हो गई। तो हमने मान लिया a के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा या आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। लेट a किससे डिवाइड, मतलब a हमारा 2 से डिवाइजेबल है, 8 का तो हमने दूसरा फैक्टर मिल गया 1 के अलावा। अब b का और दिखना है, लेट कर लेंगे a इज इक्वल टू 2c, ठीक है। जो हमें यहां मिलता है हम वो लेट कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, a की वैल्यू 2c लेट कर लिया, तो इसमें पुट कर देंगे। अब एक a स्क्वायर है 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 2b², ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। इसका स्क्वायर करें 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c² इज इक्वल टू 2b²। इधर 2 मल्टीप्लाई कर डिवाइड हो जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि हमें मिल गया 2c² इज इक्वल टू b², ठीक है। यहां से हमें आगे की बात बदल गई, b² इधर 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा डिवाइड का, जैसे इसके साथ किया था अभी, किसके साथ, b के साथ, अब वही हमारा c के साथ होगा। b²/2 इधर 2 मल्टीप्लाई कर किसका हो जाएगा, डिवाइड का, c² इज इक्वल टू, यानी कि b हमारा किससे डिवाइजेबल है, 2 से, b² किससे डिवाइजेबल है, 2 से, तभी तो एग्जैक्टली डिवाइजेबल है। इसका कंफर्मेशन क्या प्रूफ किया है, तभी हमें c² मिला। b² को 2 से डिवाइड करें तो हमें c² मिल रहा है, इसका मतलब है b² 2 से डिवाइजेबल है, b² इज डिवाइजेबल बाय 2, ठीक है। जब b² 2 से डिवाइजेबल है तो b भी डिवाइजेबल होगा, therefore b इज आल्सो डिवाइजेबल बाय 2, ठीक है। यहां पे हमें ये बात कंप्लीट हो गई। अब यहां पे लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या, a 2 से डिवाइजेबल है,
और b भी 2 से डिवाइजेबल है। ठीक है, मतलब वी एज्यूम रॉन्ग, हमने गलत बात लेट कर ली। क्या कि एक ए और बी कोप्राइम है? कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम की शर्त क्या होती है, कंडीशन क्या होती है? जो टू नंबर्स हम कोप्राइम मान रहे हैं उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है निकल के, 1 के अलावा इसका 2 भी कॉमन है। ए भी 2 से डिवाइजेबल है और बी भी 2 से डिवाइजेबल है, मतलब इसका कॉमन फैक्टर हमें क्या मिल गया, 2। 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 2। ए यहाँ पे इसका लिख लेंगे, इतना तो आपने नोट कर लिया होगा, या वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। वी एज्यूम रॉन्ग ए एंड बी इज नॉट कोप्राइम because there is one more common factor is 2। एक कॉमन फैक्टर और है इसमें 2 है, किसका, ए और बी का। सो देयर इज कंट्रडिक्शन। √2 इज नॉट रेशनल नंबर, क्योंकि हमने बात ही गलत लाइट कर रखी है, तो √2 हमारा रेशनल नहीं है, इज नॉट रेशनल। √2 इज अ इरेशनल नंबर। हेंस प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना था, ये बात हमें प्रूफ कर दी थी। क्वेश्चन क्या था, प्रूफ दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। हमने गलत बात लेट कर ली थी, क्या थी वो, √2 रेशनल है, किसकी है बिहाफ पर, ए और बी हमने कोप्राइम नंबर लिए थे जो कि रेशनल थे। ठीक है, बट वो कोप्राइम नहीं निकले। कैसे निकले थे, कोप्राइम नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा ये इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर वाला कॉन्सेप्ट में हमने सारे पॉइंट क्लियर हो गए। सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसके बाद HCF और LCM रिलेशन, इसके बाद रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, और यूक्लिड्स लेमा, और एक प्रूफ दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। इसी की हेल्प से, इसी के बिहाफ पर हम, जैसे √2 हमने फाइंड आउट किया है, √3 √5 √7 यानी जितने प्राइम नंबर हैं सभी का हम निकाल सकते हैं। क्योंकि जिसके मतलब ये किसके पूछेगा मोस्टली, जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते, वो सारे हमारे ऑलमोस्ट उसमें आते हैं इरेशनल नंबर में। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 ये सारे हमारे इरेशनल में आएंगे, और जिनका हमें इसी मेथड से प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, मेथड अच्छा लग रहा हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। लाइक ना करने कोई दिक्कत नहीं है, पर सब्सक्राइब और शेयर करना है, सब्सक्राइब अपने लिए, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो आपकी 11.1 के सारे क्वेश्चन समझ पाओ। और शेयर करना है, एक दूसरे की हेल्प तो करनी चाहिए। ठीक है, किसी को नीड है रियल नंबर समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, वेट फॉर 1.1।